चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम इसको पूर्ण रूप से इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसमें कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं क्या। तो फर्स्ट टॉपिक है अपने पास मानव में लैंगिक जनन। देखिए, तो मानव की आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव की आयु में वृद्धि के साथ साथ लंबाई, आकार, भार इत्यादि परिवर्तन आते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद मानव में कुछ लैंगिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ समय अवधि के बाद मानव में कुछ लैंगिक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब देखिए, कुछ गौण लैंगिक लक्षण लड़कों और लड़कियों में समान होते हैं और कुछ क्या होते हैं, असमान होते हैं। क्या? तो हमने बिल्कुल सेफ्टी से इसको बनाया है। जो समान उनको एक साइड कर लिया अपन ने। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या? देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना, शरीर में महीन रोम का निकलना, मतलब कि छोटे छोटे बालों का आना। लड़कों में भी सेम चीज़ है, लड़कियों में भी रहेगी। क्या? त्वचा का तेलीय होना, त्वचा पर चेहरे पर कील मुहासों का निकलना, ये क्या है, लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है एक निश्चित समय अवधि के बाद। ये गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। क्या? अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग या सावधान होना, मैच्योरिटी का आना एक तरह से। क्या? ठीक है। अब कुछ असमान लक्षण देखना। क्या? गौण लैंगिक लक्षण लड़कों और लड़कियों में जो भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, लड़कियों में स्तनों का विकास होना, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में बताया था कि जिससे महिलाएं बच्चों को दुग्ध पान करवाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, वो होते हैं स्तन विकास होना, जबकि लड़कों में नहीं। लड़कियों की आवाज़ का मधुर होना, जबकि लड़कों की आवाज़ का भारी होना। ये क्या है? डिफरेंस है। क्या? लड़कियों में मासिक स्राव प्रारंभ होना, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स का आना, जबकि लड़कों में नहीं। लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना, जबकि लड़कियों में नहीं। क्या? तो ये क्या थे? गौण लैंगिक लक्षण थे जो भिन्न भिन्न होते हैं। क्या? मानव की जिस अवस्था में यह परिवर्तन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यौनारंभ या किशोरावस्था कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास नर जनन तंत्र। अच्छे से इसको समझिए, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से भी, कई बार इसमें मेजर क्वेश्चन आता है। देखिए, जनन कोशिका उत्पन्न शुक्राणु करने वाले अंग तथा जनन कोशिका को निषेचन वाले भाग तक पहुँचाने वाले सभी अंगों को सम्मिलित रूप से नर जनन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर जनन तंत्र कहा जाता है। नर जनन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखते जाना, एक एक भाग को समझते जाना। पहला है वृषण। मानव में उदर गुहा के बाहर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। क्या? देखिए, मैं इसको चित्र में बता देता हूँ आपको। ये डायग्राम है, ये सारा सिस्टम सब अंदर है इसमें। बस यहाँ पे जो हमारे पास ये वृषण है, ये जो पूरा है, ये क्या है? उदर गुहा के बाहर है, मतलब शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्या? ठीक है। तो वृषण यहाँ पे है। अब इसको पढ़ते हैं अपन। वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कहाँ होंगे? देखिए, ये अंदर वाला वृषण हो गया। इसके बाहर की जो पूरी लेयर है, इसको अपन क्या बोलेंगे? वृषण कोष। तो वृषण कोष के अंदर क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। क्या? इसका कारण यह है कि शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है तथा वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है। किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है। क्या? आपसे पूछ ले कि भाई ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं, तो क्या आंसर देना है आपको? सीधा कि भाई शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है, और इसको शुक्राणु बनाने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस कारण क्या होते हैं? वृषण शरीर के बाहर होते हैं। क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये रिलीज करेगा। अगला आ रहा है शुक्रवाहिनी। देखिए, ये आपके वृषण है, यहाँ से आपकी क्या है? शुक्रवाहिनी जा रही है। क्या? ये शुक्रवाहिनी सीधा फिर कहाँ मिलेगी? ये शुक्राशय में जाके मिलेगी। क्या? ठीक है। ये चित्र आप बना लीजिए, और इसके अलावा ये चित्र आपको बुक में भी मिल जाएगा। क्या? तो आप चित्र को साथ में रखिए और अच्छे से आपको समझने में आता जाएगा। क्या? शुक्रवाहिनी। वृषण से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जो शुक्राशय में जाकर खुलती है, जो शुक्राणुओं को शुक्राशय में ले जाती है। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या हो गया अब कि भाई ये शुक्राणुओं को क्या करेगी? शुक्राशय में ले जाती है। ठीक है। क्या करेगी? ये शुक्राणुओं को, जो वृषण, अब देखिए शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं? वृषण के अंदर बन रहे हैं। अब जितने भी वृषण के अंदर शुक्राणु बने, उनको सबको क्या है? शुक्रवाहिनी यहाँ से ले जाके कहाँ ले जाएगी? उसको शुक्राशय के अंदर ले जाएगी। क्या? अगला है अपने पास शुक्राशय।
शुक्राशय के द्वारा शुक्राणु का विमोचन किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा इसका क्या होगा, संग्रहण होगा। ये पूरा हिस्सा ये क्या है इसके अंदर, ये शुक्राशय, ठीक है, ये शुक्राशय हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका निर्माण जितना भी हुआ है सब इसमें स्टोरेज कर दिया जाएगा। सीधा सीधा आपको कभी भी यूँ नहीं लिखना कि भी शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राशय में क्या होता है, उसका सिर्फ भंडारण होता है क्या। अगला है अपने पास श्वसन मार्ग या मूत्र जनन मार्ग। ये मूत्र मार्ग ये वाला, इसको अपन श्वसन भी बोल सकते हैं या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन पेनिस। मूत्राशय तथा शुक्राशय दोनों श्वसन मार्ग में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं दोनों, देखिए ये आपका मूत्राशय है ये पूरा, ठीक है, और ये आपका शुक्राशय, ठीक है। दोनों आगे कहाँ खुल रहे हैं, इस मूत्र मार्ग में खुल रहे हैं। ये यहाँ से क्या है, मूत्राशय इसके अंदर आ जाएगा जितना भी मूत्र है, और इसके अंदर जितने भी शुक्राणु वो भी कहाँ इसमें आ जाएंगे क्या। तो शुक्राशय और मूत्राशय दोनों क्या होते हैं, मूत्र जनन मार्ग में खुलते हैं क्या, खुलते हैं। श्वसन मार्ग के द्वारा शुक्राणु को मादा जनन अंग में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, श्वसन मार्ग के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। ये जो मूत्र मार्ग है इसके द्वारा क्या होगा, शुक्राणु को मादा के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, मादा जनन अंग में प्रवेश करवाया जाता है, तथा मूत्र को शरीर के बाहर उत्सर्जित भी इसके द्वारा ही किया जाता है क्या। अगला है आपके प्रोस्टेट ग्रंथि देखना। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा एक तरल लारी सफ़ेद रंग का पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। क्या कार्य करता है वो, पोषण प्रदान करेगा। शुक्राणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कि एक लंबी पूंछ होती है, उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो जो आपके शुक्राणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं क्या, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं क्या, और लास्ट में एक पूंछ जैसी संरचना होती है क्या, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, ये सिर वाला, ये मध्य और ये पूंछ भाग होता है। तो ये क्या करता है, इसको तैरने में सहायता करता है ताकि आगे की ओर गति कर सके क्या, ठीक है। ये शुक्राणु की संरचना है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। शुक्राणु तथा प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा, शुक्राणु तथा प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित तरल लारी सफ़ेद रंग का पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। वो जो वृषण जो बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, शुक्राणु होते हैं क्या। फिर जो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो सफ़ेद लारी तरल पदार्थ स्रावित किया जाएगा वो मिलकर क्या करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। ये वीर्य क्या होता है, तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणु को क्या करता है, गति करने में सहायता करता है क्या, ठीक है। इसे लिक्विड फॉर्म में आते हैं क्या। शुक्राणु क्या है, ठोस, ज़्यादा ठोस भी नहीं, मतलब जेली टाइप में होते हैं क्या, ठीक है। तो उनको आगे गति करने के लिए क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, सफ़ेद रंग का पदार्थ निर्माण करती है, फिर उसमें मिलेगा और ये फिर वीर्य के रूप में बाहर की ओर निकलेगा क्या। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपकी बुक में आपको मिल जाएगा डायग्राम। तो ये मादा जनन तंत्र ये नर जनन तंत्र क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हमारा मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र, मादा जनन कोशिका अंडाणु उत्पन्न करने वाले अंग तथा अंडाणु के निषेचन वाले स्थान पर पहुंचाने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से मादा जनन तंत्र कहा जाता है। इसकी संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आ रहा है अंडाशय। तो देखिए ये डायग्राम है आपका मादा जनन तंत्र का, ठीक है। ये जो दोनों संरचनाएं, ये दोनों संरचनाएं क्या हैं, आपके अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही किसका निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा क्या, ठीक है। आपने डायग्राम देख लिया, अब इसको पढ़ते हैं क्या। मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जन्म से ही, ठीक है। अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय के द्वारा, ठीक है, जैसे किशोरावस्था होगी तो इन दोनों अंडाशयों में से, ये आपके पास जो दोनों अंडाशय, इन दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय के द्वारा 1 महीने में एक परिपक्व अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से अंडा बनेगा, ठीक है, फिर इसके अंदर इसको छोड़ दिया जाएगा क्या। तो ये था अंडाशय। अब आ रहा है अंडवाहिनी। ये देखिए ये आपके अंडाशय हो गए। अंडाशय के बाद ये जो है आपके फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों क्या है, अंडवाहिनी है। फिर ये आपका क्या है, यहाँ पे गर्भाशय आ जाएगा पूरा पार्ट, ये ग्रीवा हो जाएगी और ये योनि हो जाएगी। ये
अंडाशय एक लंबी नलिकाकार संरचना, अंडाशय से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछा गया कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय के अंडवाहिनी के अंदर होती है क्या, जिसे अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका या निषेचन नलिका भी कहा जाता है। अंडाशय से एक लंबी नलिका संरचना निकलती है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब या नलिका या निषेचन नलिका भी इसे कहा जाता है। अगला है गर्भाशय, ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या, ठीक है, गर्भाशय। दोनों अंडवाहिनियाँ मिलकर एक लचीले थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये लचीला एक गर्भाशय है आपके पास, ठीक है, संरचना का निर्माण किया जिसे क्या बोला, गर्भाशय नाम दे दिया, निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन होता है और यहीं क्या होगा, भ्रूण का परिवर्तन, मतलब यहीं भ्रूण का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा क्या। योनि मार्ग देखें, ये वाला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, ये गर्भाशय पूरा और ये ग्रीवा उसकी, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वार द्वारा योनि मार्ग में खुलता है क्या, ठीक है, जिसमें मैथुन की क्रिया होगी। यहाँ पे जो जनन की क्रिया है वो क्या होगी, इस वाले पार्ट में होगी क्या, ये जो वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में क्या होगी, जो जनन की क्रिया है वो इस वाले पार्ट में होगी क्या, मैथुन की क्रिया होती है। तथा शुक्राणुओं को उत्सर्जित भी यही किया जाता है, ठीक है, शुक्राणु को उत्सर्जन भी यही कर दिया जाएगा, फिर वो गति करते 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 यहाँ पे पहुँच जाते हैं क्या, ठीक है। थातुलिन ग्रंथियाँ देखना, थातुलिन ग्रंथियों के द्वारा एक चिकना पदार्थ स्रावित किया जाता है जो योनि मार्ग को क्या करता है, चिकना बनाता है, ताकि शुक्राणुओं को और ये मैथुन की क्रिया में उनको आसानी रहे, ठीक है। एक ये क्या करता है, घर्षण को भी कम करता है क्या। तो ये था आपके क्या नाम से, मादा जनन तंत्र। इसको अच्छे से आप पढ़िए, डायग्राम बनाना सीखिए और बनाइए, और ये आपके कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन देखना, मैथुन की क्रिया के बाद, मैथुन मतलब कि जनन जो क्रिया हुई है के द्वारा योनि मार्ग में शुक्राणु को पहुंचा दिया जाता है, जहां से शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। ये चित्र को वापस, ठीक है, यहाँ पे क्रिया हुई मैथुन की, ठीक है, यहाँ से शुक्राणु को छोड़ दिया, ठीक है, फिर यहाँ से गति करते हुए शुक्राणु कहाँ पहुँच जाएंगे, अंडवाहिनी के अंदर पहुँच जाएंगे क्या, ठीक है। ये अंडवाहिनी है आपकी, अंदर पहुंच जाते हैं। अंडवाहिनी के अंदर एक परिपक्व अंडाणु तथा शुक्राणु मिलकर, जो परिपक्व अंडाणु रहेगा, क्योंकि अंडे को भी क्या कर दिया जाएगा, यहीं पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और शुक्राणु भी यहीं आ जाएगा। अंडवाहिनी के अंदर एक परिपक्व अंडाणु तथा शुक्राणु मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है। युग्मनज, अब ठीक है, यहाँ पे जो निर्माण हुआ, जो युग्मनज बना, दोनों ने आपस में क्रिया करी, जो युग्मनज जो बन गया वो फिर आके कहाँ रोपित हो जाएगा, इस जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोपित हो जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ से वो रोपित हो जाएगा इसमें गर्भाशय के अंदर। समझते हो जाना, आपको डायग्राम से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गर्भाशय की दीवारों पर रोपित हो जाते हैं, जहाँ पर युग्मनज परिवर्तित होकर, मतलब कि डेवलप होकर भ्रूण का निर्माण करता है। क्या होगा, ये यहाँ से डेवलपमेंट होता रहेगा, इसके अंदर एक जुड़ जाता है यहाँ से, फिर धीरे 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 इस प्रकार से ये वृद्धि करता रहता है। क्या देखा होगा आपने, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रोपित हो गया, फिर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होगा। क्या अभी बताते हैं, ठीक है, रोपित हो जाता है, जहाँ पे युग्मनज परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। प्लेसेंटा अपरा के द्वारा, इसको ध्यान रखना, यह प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा पोषण प्राप्त करके लगभग, कौन, भ्रूण पोषण प्राप्त करता है क्या, किसके द्वारा, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा करके लगभग 9 माह में एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। योनि मार्ग की पेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। ये पूर्ण रूप से क्या था आपके पास, निषेचन का पूरा हमने बता दिया है। क्या इसको ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन बनता है, माता तथा शिशु के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, प्लेसेंटा या अपरा, ठीक है, इसी के द्वारा जुड़ा होता है। क्या ऋतुस्राव देखना, क्वेश्चन है आपके पास, तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन बचे हैं इसमें। ऋतुस्राव क्यों होता है, देखना क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, देखना जब अंडे का निषेचन नहीं होता
अंडे या अंडा बात देखिए, जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तो अंड कोशिका लगभग 1 दिन तक क्या रहती है, जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का विमोचन करता है, ठीक है, निर्माण करेगा। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रत्येक माह क्या करता है, उसकी तैयारी करेगा क्या, जिससे एक आंतरिक भित्ति मांसल व स्पंजी हो जाती है। क्या हो जाती है, मांसल या स्पंजी हो जाएगी, ठीक है। अब जो अंडा आया तो ये गर्भाशय भी ये अंडा बनाएगा और गर्भाशय भी हर माह क्या करता है, इसकी तैयारी करता है ताकि वो गर्भ यहाँ पे ठहर जाएगा, वो अंडा यहाँ पे, तो ये क्या है, स्पंजी हो जाती है क्या, ठीक है, ताकि यहाँ पे वो अंडा इसमें सर्वाइव कर जाएगा, स्पंजी हो जाती है। यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके लिए आवश्यक है क्या, कि जब ये निषेचन होगा, लेकिन निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, अब यहाँ पे निषेचन नहीं होगा, जैसे कि शुक्राणु नहीं जाएंगे तो अंडा वापस यहाँ आ गया, ठीक है, 1 दिन तक यहाँ रहेगा। उसने गर्भाशय ने क्या किया, इस परत का तो निर्माण कर लिया, स्पंजी बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब इसका कोई निषेचन हुआ नहीं तो क्या है, अंडा यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्या, तो बाहर निकल गया, तो अब इस परत का भी कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो इस वाली परत का कोई काम नहीं रहा। देखना आगे क्या होता है, इस परत की आवश्यकता भी नहीं होती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निष्कासित होती रहती है। और जो ये लेयर है जो है, ये धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ से टूटती हैं और यहाँ से योनि मार्ग में निकलती हैं। इसी कारण वो जो ब्लड हो रहा है और जो जितना भी वेस्ट पदार्थ है वो आ रहा है, तो इसी कारण से अपने क्या हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं क्या, ठीक है। और ये जो परत सूख कर यहाँ पर टूटेगी तो इस कारण क्या होता है, पेन होता है, हमारे दर्द होता है क्या, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर खिंचाव होगा, क्योंकि ये यहाँ से टूट के नीचे जाएगी, या तो क्या हो जाए, गर्भ धारण कर ले तब कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है, गर्भ धारण नहीं होगा तो ये यहाँ से क्या होगी, सूख जाएगी और टूट कर बाहर निकलेगी। जैसे टूटेगी तो वैसे क्या होगा, पेन होगा क्या, दर्द होता है। और फिर यहाँ से क्या है, अब टूटेगा तो अंदर से ब्लड भी निकलेगा, ठीक है, तो सारा कुछ क्या है, इस यहाँ से बाहर निकल जाएगा रुधिर तथा म्यूकस के माध्यम से क्या निष्कासित होता है। इस चक्र में लगभग 1 महीने का समय लगता है अंडा बनने में, ये गर्भाशय की दीवारों बिल्कुल वापस सही होने में, इन सब पूरे में क्या होता है, 1 महीने का चक्र लगता है। ये 28 दिन का भी अपन इसको बोल सकते हैं, फिक्स 28 दिन का होता है, अपन लगभग ये ऊपर नीचे होता रहता है क्या, 1 महीने का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक स्त्राव बोलते हैं। और जब फर्स्ट टाइम किसी के पीरियड्स आते हैं तो उसे बोलते हैं रजोदर्शन बोलते हैं क्या, ठीक है। और जब लास्ट बार किसी के आ रहे होते हैं, जैसे कि ज़्यादा एज होती है, 50 साल 55 साल, किसी की जितने लास्ट होता है, तो जब वो जाता है तो उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, मतलब कि लास्ट बार का। स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं रजो दर्शन, ठीक है, पहली बार तो पीरियड्स आते हैं क्या, मासिक स्राव कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक की होती है क्या, ठीक है। किसी किसी के 2 दिन में भी पीरियड्स आके चले जाते हैं और किसी किसी के 7 दिन तक भी फ्लो होता रहता है क्या। तो ये था आपके ऋतुस्राव क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आई होप हमने इसको आपको अच्छे से समझाया होगा, आपके समझने में भी ये आया होगा क्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। देखिए, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु, जो मतलब गर्भ के अंदर धारण है, गर्भस्थ शिशु भ्रूण को पोषण एक विशेष संरचना के द्वारा होता है, जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं इसको भी क्या। ये एक तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें भ्रूण की ओर एक उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं, क्या होते हैं, रक्त स्थान होंगे जो प्रवर्धों को आच्छादित करते हैं, निर्माण करेंगे उसमें। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, अब देखना किस किस का निर्माण किस किस को ले रहा है, यह माँ से क्या लेगा, भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थ के स्थानांतरण हेतु वृहद क्षेत्र प्रदान करता है, मतलब कि बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है क्या। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भ्रूण क्या होगा, बड़ा होता जाएगा तो कुछ मात्रा में क्या है, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण भी करेगा। तो अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान या निष्कासन उसी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। वो उसी प्लेसेंटा के माध्यम से क्या, ब्लड के द्वारा, सारा चीज़ ब्लड के द्वारा चलेगी और ये, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भ के अंदर पोषण प्रदान करता है, प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यौन संचरित रोग किसे कहते हैं क्या। देखना, यौन संचरित रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन क्रियाओं के द्वारा, मतलब कि जनन क्रियाओं के माध्यम से फैलते हैं। यौन संक्रामक रोग कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, यौन संक्रामक रोग कहलाएंगे। यौन संक्रामक रोग जैसे जीवाणु तथा वायरस के द्वारा होते हैं। एग्जाम्पल, गोनेरिया एवं सिफिलिस वायरस जनित रोग है।
गोनेरिया एवं सिफिलिस ये क्या है, वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो किस एड्स का निर्माण करता है, मतलब कि एड्स रोग का कारक कौन है, ये HIV होता है। HIV कारण कौन सा रोग होता है, एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूछा जाता है कई बार क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका पूरा नाम। तो ये होता है यौन संचरित रोग। अगला आ रहा है आपके वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी। देखना क्या होती है पुरुष नसबंदी, पुरुष की शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए, वह धागे से बांध दिया जाए तो शुक्राणु निषेचन वाले भाग तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ये हमारे पास नर जनन तंत्र का चित्र हमने लिया है, यहाँ से शुक्रवाहिनी है, ठीक है, जो शुक्राणु बने, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कट लगा के इन दोनों को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे क्या, ठीक है, जिससे क्या शुक्राणु का निर्माण तो हो रहा है बट ये क्या है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे क्या, निषेचन वाले स्थान पर, ठीक है। तो जब तक शुक्राणु नहीं पहुँचेंगे तो अंडाणु के साथ संलयन होगा नहीं, और अंडाणु के साथ संलयन होगा नहीं तो वो किसी भी प्रकार से शिशु निर्माण करने में असमर्थ रहेगा। तो ये होता है वेसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी। अगला आ रहा है ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी। महिला को अंडवाहिनियों को, महिला की क्या करना है, अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए। ये जो अंडवाहिनियाँ है इनको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है, जिससे अंडा इधर आएगा नहीं, तो अगर इधर नहीं आया तो शुक्राणु से मिलेगा नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, शिशु का निर्माण नहीं हो पाएगा या शिशु जन्म नहीं हो पाएगा। महिला की अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए या धागे से बांध दिया जाए तो अंडाणु निषेचन वाले भाग तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी कहा जाता है। क्या समझ गए कि महिला नसबंदी किस प्रकार से होती है, पुरुष नसबंदी किस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिक जीव इधर लिख लिए, बहुकोशिक हमने इधर लिख लिए। एक कोश के जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, बहुकोश के जीवों में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। क्या अगला है, एक कोश के जीवों में जनन के लिए कोई विशिष्ट अंग या भाग नहीं होते हैं, जबकि इन जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं एवं उत्तक या अंग होते हैं। क्या एक कोश के जीवों में DNA प्रतिलिपि नहीं होती है, जबकि बहुकोश के जीवों में DNA प्रतिलिपि पाई जाती है। क्या एक कोशिक जीवों में द्विविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन आदि विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि ये बहुकोश के जीवों में मुकुल, पुनरुद्भवन, कायिक जनन आदि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इन जीवों में लैंगिक जनन भी होता है, मतलब दोनों प्रकार के जनन करते हैं। क्या ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब चने के बीजों को पानी के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है। जब चने के बीजों को पानी के अंदर डाला जाता है तो इनमें नवोद्भिद विकसित होने लगते हैं। क्या आपने चने का देखा होगा, कुछ इस प्रकार से वो होता है, ठीक है, ये चने का बीज होता है आपके, क्या ये इस प्रकार से, क्या ठीक है। तो जैसे आप पानी में डालोगे तो यहाँ से क्या है, अंकुरण हो जाएगा। क्या देखा होगा आपने, ठीक है ना। जैसे रात भर भिगोते हैं तो सुबह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक धागे संरचना का निर्माण हो जाता है। क्या चने के अंदर, बीजों के अंदर नवोद्भिद विकसित होने लगता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपन अंकुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। 2 वीडियो के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल एक तरीके से इसके संपूर्ण नोट्स भी आपको डाल दिए हैं, और पूरा चैप्टर में एक एक पॉइंट, एक एक शब्द टू शब्द हमने आपको समझा दिए हैं। वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।